नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च का राजस्थान राज्य स्पेशल करंट अफेयर। तो दोस्तों 30 मार्च को क्या होता है अपना राजस्थान दिवस। तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राजस्थान ऐसे ही फलता फूलता रहे और आप भी उस नाव की सवारी बन के इस जो जो जीवन है उसका आनंद उठाएं। तो दोस्तों, हम आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले फिर से वही बात पुरानी हर रोज़ वाली, पीडीएफ ले लें। जाके कहाँ से लेंगे पीडीएफ सर? तो आप पीडीएफ लोगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद RJ। दोस्तों चैनल को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी नया चैनल है, रीच उतनी है नहीं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और जो राजस्थान के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं हम उनसे कहीं भी कम नहीं ठहरते हैं, ठीक है भाइयों बहनों। तो बिना आपका समय बिल्कुल भी ख़राब किए हम आते हैं सीधे न्यूज़ डिस्कशन पर, ठीक है। तो दोस्तों पहला हमारा जो न्यूज़ डिस्कशन है वो राजस्थान दिवस के बारे में ही है। आज हमारा राजस्थान दिवस है। जगह जगह पर हमारे राजस्थान में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों राजस्थान दिवस के बारे में हम जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 30 मार्च को, ये आप सबको पता है। लेकिन राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन इस वर्ष जो किया जा रहा है वो जयपुर के अंदर किया जा रहा है। जयपुर के अंदर एक संस्था है राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के अंतर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो समारोह है उसका नाम रखा गया है लाभार्थी उत्सव। मतलब जितनी भी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनके नाम ये उत्सव होगा। मतलब राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनके लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और उनसे फीडबैक भैया लिया जाएगा, क्योंकि चुनावी साल है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए कि भाई हमने क्या किया है और क्या नहीं किया। तो दोस्तों मैं मोटा मोटी आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस अपन क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन को चलना पड़ेगा राजस्थान के एकीकरण पर। वैसे तो मित्र मेरे जितने भी भाई बहन होंगे उन्होंने राजस्थान का एकीकरण जो है वो इतिहास के स्टैटिक पोर्शन में अच्छे से पढ़ रखा होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाने में 2-3 क्लासें चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्तों हम सिर्फ ये जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसके लिए हम राजस्थान के एकीकरण में पहले स्टेप पे चलते हैं कि राजस्थान के एकीकरण का पहला स्टेप, मतलब जब देश की स्वतंत्रता की घोषणा हो गई, राजस्थान भी स्वतंत्र हो गया, तो राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। जो हम आज राजस्थान देख रहे हैं वो राजस्थान नहीं था। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप पे चलते हैं। तो राजस्थान के अंदर क्या हुआ, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना था आपका नीमराणा, ठीक है। इस सब को मिला करके 18 मार्च 1948 को एक संघ का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। क्योंकि ये प्राचीन काल में मत्स्य देश हुआ करता था तो इसका नाम मत्स्य संघ ही रख दिया और इसकी राजधानी बना दिया गया अलवर को, ठीक है। ये हो गया एकीकरण का पहला चरण। अब एकीकरण के दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में क्या हुआ कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर, ये तो रियासतें प्लस एक ठिकाना, कौन सा, कुशलगढ़, इसको मिलाकर के पूर्वी राजस्थान नाम दे दिया गया। कब दिया गया, 25 मार्च 1948 को, और इसकी राजधानी रख दी गई कोटा। क्योंकि इन सभी रियासतों में सबसे ताकतवर रियासत और सबसे बड़ी रियासत जो थी वो कोटा ही थी, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं हम तीसरे चरण पे कि तीसरे चरण में क्या हुआ कि आपका जो पूर्वी राजस्थान बन के तैयार हुआ, इन रियासतों को मिलाकर जो पूर्वी राजस्थान बना, उस पूर्वी राजस्थान के अंदर उदयपुर रियासत को और जोड़ दिया। अब सबसे बड़ी रियासत इसमें कौन सी जुड़ गई, उदयपुर। सबसे पावरफुल रियासत कौन सी जुड़ गई, उदयपुर। पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर रियासत, इसको मिला के बोला गया संयुक्त राजस्थान, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्ट शामिल हो चुका था, ठीक है। संयुक्त राजस्थान कब आया, ये आया 18 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया, ठीक है। इसकी राजधानी अब किसे बना दिया गया, उदयपुर को, क्योंकि अब सबसे बड़ा भाई कौन हो गया, उदयपुर। कोटा से भी बड़ा कौन हो गया, उदयपुर। तब तक पूर्वी राजस्थान था, राजस्थान नाम था, जब तक सबसे बड़ा कौन था, कोटा। तो राजधानी कहाँ थी, कोटा। और अब कौन हो गया बड़ा भाई, उदयपुर। तो अब राजधानी कहाँ हो गई, उदयपुर, ठीक है। अब संयुक्त राजस्थान के अंदर जयपुर,
जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस लावा ठिकाना, इन सबको मिलाया गया तो अस्तित्व में आया बृहद राजस्थान। दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, संयुक्त राजस्थान वाला पार्ट देखिए, मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा वगैरह ये वाला, प्लस इसमें उदयपुर और जोड़ दिया गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पहले से ही थे। इसके साथ साथ अब इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें और जुड़ गई। मतलब मैं कहूँ तो ये 4 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एक बाड़मेर को और जोड़ लिया जाए तो कई देशों से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो जब संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाना सम्मिलित किया गया तो अस्तित्व में आया आपका बृहद राजस्थान। जिस दिन बृहद राजस्थान अस्तित्व में आया उस दिन डेट थी आपकी 30 मार्च 1949। उस दिन इसकी राजधानी क्या रखी गई? राजधानी रखी गई जयपुर। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कौन सी रियासत थी उस समय? अब जयपुर, क्योंकि जयपुर रियासत का अंग्रेजों से भी बहुत अच्छे संबंध रहे थे, उनके तो सबसे ही अच्छे संबंध रहे थे। ठीक है, तो ये जो 30 मार्च है, इस दिन राजस्थान कहीं ना कहीं अपने वर्तमान अस्तित्व में आता हुआ प्रकट होने लग गया था। मतलब उसकी छवि दिखाई देने लग गई थी कि राजस्थान इस तरह का होने वाला है। ठीक है, तो ये जो 30 मार्च है, जिस दिन राजस्थान की छवि दिखी, जैसे आपने पहले ज़माने में देखा होगा कि एक नेगेटिव होता था, उससे फ़ोटो बनाए जाते थे, तो जो नेगेटिव था ना उसमें एक छवि दिखती थी व्यक्ति की, तो उसी तरह से एक नेगेटिव फोटो फ्रेम में एक छवि दिखने लग गई थी कि हाँ भाई राजस्थान ऐसा होने वाला है। तो जिस दिन ये छवि दिखी उस दिन को ही राजस्थान दिवस के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और तब से लेके अब तक जयपुर ही राजस्थान की राजधानी है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, ये है आपका राजस्थान दिवस का कॉन्सेप्ट। इस वाले कॉन्सेप्ट पर राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। जब अपन ने 4 स्टेप पढ़ी लिए तो आगे के स्टेप भी देख लेते हैं। तो 5वें स्टेप में क्या होता है? बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ बना दिया जाता है। भाई मत्स्य संघ सबसे पहले बन गया, वो अपना अलग रखा है, एक तरफ से सारे मिलके एक बृहद राजस्थान हो गया। ठीक है, तो अब दोनों को मिला दिया गया। ठीक है भैया, अपन दोनों मिल जाओ, आप अलग अलग कहाँ भटकोगे। ठीक है, तो दोनों को मिला दिया गया, तो इसका नाम रख दिया गया संयुक्त बृहद। क्या नाम रख दिया गया? संयुक्त बृहद। राजधानी तो अब जयपुर ही रहेगी, तब से लेके आज तक ही जयपुर है। 15 मई 1949 को ये क्या आ गया? अस्तित्व में आ गया। ठीक है मेरे भाई बहनों, अब अपन 6वें स्टेप पे चलते हैं। तो 6वें स्टेप में क्या हुआ था कि संयुक्त बृहद राजस्थान था, उसमें सिरोही को और मिला दिया गया कि भाई सिरोही तुम अकेले रह गए हो, तुम क्या करोगे अकेले, चलो परिवार के साथ में रहेंगे। तो सिरोही को कहाँ मिला दिया गया? संयुक्त बृहद राजस्थान में। जब संयुक्त बृहद राजस्थान में सिरोही भी मिल गया तो राजस्थान संघ अपने अस्तित्व में आया। कौन आया? राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ अपने अस्तित्व में आया था, राजधानी वही जयपुर। ठीक है, इधर आप गणतंत्र बनाओ देश को, इधर हम राजस्थान को संघ बना देते हैं। तो स्टेप 7, अब लास्ट स्टेप जो था उसमें क्या था? कुछ विवादित क्षेत्र थे हमारे पड़ोसियों से, राज्यों से ही, देशों से नहीं, हमारे पड़ोसी राज्यों से, उनके बारे में कुछ सेटलमेंट करके और वर्तमान स्वरूप में राजस्थान आ जाता है। जैसे राजस्थान संघ बना था, राजस्थान संघ के अंदर आबू और देलवाड़ा इसको शामिल किया गया, जो सिरोही की वो थे, क्षेत्र थे। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको राजस्थान में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान के अंदर लिया गया, और राजस्थान का झालावाड़ के अंदर जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दिया गया। और इतना करने के साथ ही हमारे राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में आ गया था। 1 नवंबर 1956 को राजधानी घोषित जयपुर। तब से लेकर अब तक हम चाहे राज्य के अंदर जिले बनाते रहें या उनको जोड़ते रहें, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो लगभग सेम है। ठीक है, तो हमारा वर्तमान स्वरूप में राजस्थान कब आता है? वो आता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूज डिस्कशन कहता है, न्यूज ये थी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम, मतलब 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है उसका क्रियान्वयन और समन्वय समिति के उपाध्यक्ष जो है उन्होंने कहा है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों में है। ठीक है, राजस्थान किन में है? अग्रणी राज्यों में। किसके क्रियान्वयन में? 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में। तो दोस्तों हमारे लिए यहाँ जो एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हो जाती है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है
उसकी घोषणा जो की गई थी वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ भैया, सच में बहुत पुरानी बात है। यही वो 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा है जिसके आधार पर भाजपा या दूसरे विपक्षी दल कांग्रेस को चिढ़ाते हैं कि गरीबी उन्मूलन करते करते इन्होंने गरीबों का ही उन्मूलन कर दिया। ठीक है ना। देखो दोस्तों, इसकी घोषणा की गई थी 1975 में, 1975 में। उसके बाद में 1982 में इसमें संशोधन हुआ। उसके बाद में 1986 में इसमें संशोधन हुआ। उसके बाद में इसमें 2006 में संशोधन होता है। ठीक है, इनकी पुनर्संरचना की जाती है। तो इनकी पुनर्संरचना हो गई 2006 में। तो 2006 में अंतिम बार पुनर्संरचना हुई थी और तब से लेकर अब तक 2006 वाला कार्यक्रम ही लागू है। ठीक है। किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये 20 सूत्री कार्यक्रम लेके आए गए थे? तो इनका उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन, जमीनी स्तर पर सुधार लाना और तीसरा था सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना। भाई 1975 के समथिंग आप जाओगे तो लोगों को भारत देश के बारे में ही ज़्यादा नहीं पता था। जो सरकारी संस्थाएं थीं, जो सरकारी लोग थे, जो फौजी थे, बस वही भारत देश तक सीमित थे। आम जनता तो अपना पेट भरने पे ही लगी हुई थी। भाई गरीबी इतनी थी, पेट भर जाए वही बड़ी बात है। देशभक्ति तो पीछे देखेंगे ना। उस समय पर इतने टेलीविजन थे ना रेडियो थे जो दो लोगों के अंदर देशभक्ति को भरा जा सके। ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो कार्यान्वयन है वो 4 स्तरों पर किया जाता है समितियों के माध्यम से। कितने स्तरों पर? 4 स्तरों पर किया जाएगा समितियों के माध्यम से। ठीक। पहला स्तर है केंद्रीय स्तर, दूसरा स्तर है राज्य स्तर, फिर है आपका जनपद स्तर, फिर है आपका विकास खंड स्तर। मतलब जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए डेवलपमेंट को। जमीनी स्तर पर जो कार्यक्रम बनाया गया है 20 सूत्री कार्यक्रम, उसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से 20 सूत्रों के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई थी या कौन कौन से 20 सूत्र रखे गए थे। ठीक है। तो पहला सूत्र था गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीबों को ही हटा देंगे एक दिन ये लोग। फिर था अगला जनशक्ति। लोगों के अंदर जो ऊर्जा है उसका यूज किया जाए देश को आगे बढ़ाने में। ठीक। किसान मित्र, किसानों को मित्र। श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, शुद्ध पेयजल, जन जन का स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, भोजन, ये हमेशा से ही भारत की समस्या रही है। देखो भारत के अंदर अभी अपन देख लेते हैं, अभी इनको चर्चा करते हैं, पीछे पहले वो देख लेते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है शिक्षा, दूसरी है स्वास्थ्य, तीसरी है आवास, चौथी है भोजन, पांचवी है पीने का पानी, छठवीं है किसान, सातवीं है गरीबी और पिछड़े हुए जनजातियां वगैरह। ये सारी समस्याएं हैं। जब इन समस्याओं के बारे में हम देखते हैं तो वास्तव में वही मिलते हैं। देखो महिला कल्याण, SC ST OBC, बाल कल्याण, युवा विकास, बस्ती सुधार, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सड़क, ग्रामीण ऊर्जा, पिछड़ा क्षेत्र विकास और ई शासन। 2006 के अंदर इसमें ई शासन और जोड़ा गया था और सड़क वगैरह ऊर्जा के वगैरह में 2006 में इसमें जोड़ा गया था 20 सूत्री कार्यक्रम में। तो 20 सूत्री कार्यक्रम आपके सामने है, ये इनको याद करने की कोशिश करना। हमारे राजस्थान के अंदर जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो कहीं ना कहीं इन 20 सूत्री कार्यक्रम से ही इंस्पायर होती हैं। इसलिए जैसे ही आप इन 20 सूत्रों को याद कर लेंगे, आप योजना के नाम से समझ जाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023। इस सेरेमनी का कल ही आयोजन किया गया है। ठीक है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं पूरे देश भर के लोगों को। किसकी ओर से? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से देश भर के लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। क्यों प्रदान किए गए हैं? बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के हितों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को ये प्रदान किए गए हैं। ठीक है। बच्चों के लिए चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड है, मतलब जो बच्चों के क्षेत्र में जो चैंपियन है उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है। मतलब बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और बच्चों के हितों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों और संस्थानों को प्रदान किया गया है। ठीक।
अब राजस्थान की बात कर लेते हैं कि इस पुरस्कार में, इस अवार्ड में राजस्थान कहाँ स्टैंड करता है। बाकी किसी दूसरे राज्य से अपन को कोई मतलब नहीं है। जब अपन राजस्थान की जीके पढ़ते हैं तो अपन को सिर्फ राजस्थान से मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो पहले चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड से जोधपुर राजस्थान की डॉक्टर कृति भारती को नवाजा गया है। तो हमारे राजस्थान का नाम रोशन करने वाली जो महिला हैं वो हैं डॉक्टर कृति भारती। ठीक है, ये जोधपुर के अंदर क्या है, सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसका मतलब जैसे कोई बच्ची है, उसका किडनैप हो गया, वो किसी भी गलत तरीके के धंधे में लगा देगी, तो मेंटली डिप्रेस्ड है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्वास करती हैं उनका, मतलब उसको ये बताती हैं, उसके दिमाग को ये समझाती हैं कि तुम्हें दोबारा से मतलब उसको जो डिप्रेशन में चली जाती है ना उस कारण से, तो उसको बाहर लेके आती हैं और एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उस तरह की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं। ठीक है, सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक, तो इनको क्यों प्रदान किया गया है भाई? ऐसा तो है नहीं कि चलो राजस्थान से कोई नहीं आया है तो किसी को ले ही लो, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इनको जो है वो बाल विवाह को रोकने के लिए प्रदान किया गया है। इन्होंने बाल विवाह को रोकने के क्षेत्र में बहुत काम किया है। 48 विवाह तो ऑन द स्पॉट जाके रोके हैं और लगभग 1700 विवाहों को पहले से ही शिकायत के आधार पर होने से रोका है। मतलब 48 तो होने वाले थे, हो रहे थे, उनको रोका है, और 1700 ऐसे विवाह हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही थी, लेकिन इनको पता लगा तो इन्होंने उनको जाके रोका। तो बाल विवाह को रोकने के क्षेत्र में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इनको इस अवार्ड फंक्शन के अंदर एक नया नाम दिया गया, वो दिया गया बदलाव की नायिका। क्या नाम दिया गया? बदलाव की नायिका। ठीक है, ये इनको उपनाम दिया गया था। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 57वीं बैठक। 57वीं बैठक। तो दोस्तों इस बैठक के अंदर क्या है, जो स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड है उसने भविष्य की योजनाएं तैयार की हैं। ठीक है, भविष्य की योजना कैसे तैयार की इन्होंने? देखो, ये जो जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड है वो काम करता है हमारे खनन के क्षेत्र में, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में काम करता है। तो उसने कई सारी भविष्य की योजनाएं तैयार की हैं 57वीं बैठक के अंदर। तो दोस्तों 57वीं बैठक का आयोजन किया गया है जयपुर के अंदर आयोजित की गई। कहाँ की गई है ये बैठक? जयपुर के अंदर। वैसे मैक्सिमम जो बैठकें हों, फंक्शन हो, वो जयपुर या जोधपुर में ही आयोजित किए जाते हैं। तो इन्होंने योजना बनाई है कि जैसलमेर है उसको हम सीमेंट हब के रूप में विकसित करेंगे। विश्व पटल पर सीमेंट हब के रूप में जाना जाएगा जैसलमेर। ठीक है, इसके अलावा यूरेनियम, रेयर अर्थ मटेरियल वो होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे वोलेस्टोनाइट, एस्बेस्टस, ये राजस्थान में बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। एलिमेंट, लाइमस्टोन, लिग्नाइट, आयरन, कॉपर, जिंक, गार्नेट के नए भंडारों को खोजेंगे हम। क्या करेंगे? इनके और नए भंडारों को खोजेंगे। ठीक है, वर्ष 2023-24 में खनिज, लाइमस्टोन, फेरस जो मेटल है वो डेकोरेशन स्टोन है। डेकोरेशन का स्टोन आपने देखा हो घरों के अंदर सजावट के लिए तरह तरह के पत्थर लगाए जाते हैं, तो वो डेकोरेशन स्टोन होते हैं। औद्योगिक खनिज जो उद्योग धंधों में काम आते हैं, इनकी खोज के लिए 31 विभिन्न परियोजनाएं संचालित होंगी। मतलब परियोजनाएं क्या है, बनी हुई रखी हैं, बस उनको पटल पर लाने की आवश्यकता है। ठीक, सेमी प्रीसियस स्टोन के भंडारों के कार्यों को गति दी जाएगी। सेमी प्रीसियस स्टोन के भंडारों को मतलब इनको गति प्रदान की जाएगी। भैया के सेमी प्रीशियस जो भंडार हैं उनके अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उनको स्पीड से करो, उनकी अच्छी गति दी जाएगी। और उड़ीसा राज्य की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है, मतलब जिन प्रैक्टिसेज को, जिन परियोजनाओं को, जिन काम करने के तरीकों को अपनाकर उड़ीसा राज्य जो है वो जो खनिज संसाधन है उनके क्षेत्र में इतना ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर पा रहा है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेज का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर क्या करेंगे, माइनिंग क्षेत्र से राजस्थान का जो राजस्व अर्जन होगा उसको देश में अग्रणी बनाएंगे। मतलब राजस्थान के अंदर माइनिंग तो है, बहुत सारी होती है, खनिज संसाधन भी बहुत पाए जाते हैं,
तो फिर राजस्व जनरेट क्यों नहीं हो पाता? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उड़ीसा राज्य ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया है उनकी स्टडी करेंगे और उनको राजस्थान के अंदर अपनाएंगे। ठीक है। मेजर और माइनर ब्लॉक की अधिक नीलामी से वैध खनन को बढ़ावा दिया जाएगा। देखो दोस्तों, जो अवैध खनन करते हैं लोग, जिनकी उस पर आजीविका टिकी हुई है, आप कितना भी प्रयास कर लो, वो दिन में नहीं तो रात में, रात में नहीं तो सुबह, सुबह नहीं तो शाम को, जैसे ही नज़र चूकेगी वहाँ से खनन करेंगे। तो क्यों ना उन माइनर ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी कर दी जाए। इससे क्या होगा, अवैध खनन रुक जाएगा, कम से कम कुछ तो हो। जब खनन रुक नहीं रहा तो उससे राजस्व आए, कुछ तो हो। ठीक है। अगला, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, पोटास, इसके कार्यों को गति दी जाएगी। किसको? रॉक फॉस्फेट, जिप्सम और पोटास, इसके जो उत्पादन है, इसका जो कार्य है उसको गति दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि इससे मिनरल फर्टिलाइजर तैयार होते हैं। फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक, मिनरल उर्वरक तैयार होते हैं, कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है। जिससे क्या है कि हमारे विदेशों से जो आयात है उस पर निर्भरता कम होगी। जब विदेशों से आयात पर निर्भरता कम होगी और वस्तुएं इंडिजीनियस बनेंगी, मतलब देसी रूप से बनेंगी, तो एक तो उनकी कीमत कम हो जाएगी, किसानों को भी राहत मिलेगी इस चीज़ से। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। अब हम जान लेते हैं SGPB के बारे में, जिसके बारे में हमारी बैठक हुई है, जो इतनी योजनाएं बना रहा है वो क्या है। तो इसका क्या है, राज्य में भूवैज्ञानिक अन्वेषण के लिए, खनिजों की खोज के लिए ये एक नोडल एजेंसी है। क्या है? नोडल एजेंसी। राज्य सरकार SGPB का गठन क्यों करती है? इसलिए करती है कि भूवैज्ञानिक अन्वेषण किए जा सके, खनिजों की खोज की जा सके। ठीक है। तो इसका गठन है वो राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य के विभिन्न भागों के, ये उद्देश्य है इसका, इसके स्थापना का, राज्य के विभिन्न भागों के भूवैज्ञानिक अन्वेषण, खनिजों की खोज के बीच में प्राथमिकताओं को तैयार करना। ठीक है। क्या करना? प्राथमिकताओं को तैयार करना और उनका समन्वय भी करना है इसका। ठीक है। हम इसका जो अलग अलग विभिन्न जो आपके खनिज क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करती है इस संस्था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने न्यूज आर्टिकल की अगले की तरफ। ये है आपकी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो दोस्तों कल ही हरी झंडी दिखाई गई है। हमारे बुजुर्ग जो जा रहे थे तीर्थ यात्रा पर, उनको रामेश्वरम के लिए रवाना किया गया है ट्रेन को। ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो काम की चीज़ है वो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राज्य के बुजुर्ग व्यक्तियों को जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, किससे? 60 साल से अधिक है, उन्हें फ्री में देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाना, मुफ्त में। 60 वर्ष से अधिक हैं तो मुफ्त में जाओ, देश के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करके आओ। इसका कार्यान्वयन करेगा देवस्थान विभाग। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? रहन सहन की, खान पान की व्यवस्थाएं दी जाएंगी, आपको सुविधाएं दी जाएंगी कि आप जाओ आराम से वहाँ रहो, खाओ पियो और घूम घाम के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करो और आ जाओ। ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया। नया क्लॉज ये है कि तीर्थ यात्रा में जो 70 वर्ष से अधिक की उम्र के सामान्य बुजुर्ग हैं, सामान्य का मतलब जिनको कोई बीमारी नहीं है, टूट फूट नहीं है, शरीर में सीधे हैं, वो एक व्यक्ति को अपने साथ सहायक के रूप में लेके जा सकते हैं। और जो व्यक्ति 60 वर्ष या उससे ऊपर के हैं परंतु विकलांग है, दिव्यांगजन, वो 60 वर्ष का ही हो, तो अपने साथ किसी सहायक को ले जा सकता है। यहाँ पर तो सहायकों की मौज होने वाली है। बाबा के नाम पे क्या करवाएंगे? रजिस्ट्रेशन, और खुद मुफ्त में घूम के आएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मिलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू के साथ में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में सफल हो पाया हूँगा मैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।